एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन। ये सेशन आराम से सुनिए। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम डिटर्मिनेंट से जुड़ी कॉमन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है, ऑर्डर 1, 2 और 3 की कैलकुलेशन, एक्सपेंशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, लीनियर इक्वेशंस और एग्जाम टिप्स। चलिए बिना रटने के लॉजिक समझते हैं। और सुनते समय एक सिंपल हैबिट रखो। हर बड़े आइडिया के बाद खुद से पूछना, इसका पर्पस क्या है। डिटर्मिनेंट सिर्फ कैलकुलेशन का नाम नहीं है, ये मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशंस के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर कहीं एक्सप्रेशन सुनकर कंफ्यूजिंग लगे तो उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ेंगे। एक सेकंड रुककर सोचो, क्या हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है? इसका आंसर थोड़ी देर में तुम्हें खुद देना है। हमारा लर्निंग मैप क्लियर है। पहले डिटर्मिनेंट की बेसिक मीनिंग और नोटेशन, फिर ऑर्डर 1 और 2, उसके बाद ऑर्डर 3 में रो या कॉलम एक्सपेंशन, साइंस और जीरोस वाली स्ट्रैटेजी, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का एरिया, माइनर्स और कोफैक्टर्स से एडजॉइंट, इनवर्स और अंत में लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिक्स मेथड। बीच में हम कॉमन मिस्टेक्स और आंसर राइटिंग के फ्रेम्स भी पकड़ेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और एग्जाम प्रेजेंटेशन दोनों साथ चले। चलो शुरुआत उस कनेक्शन से करते हैं जो प्रीवियस चैप्टर से आता है। दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के एंट्री से बनने वाला नंबर A1 B2 माइनस A2 B1 यह बताने में मदद करता है कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। यहीं से डिटर्मिनेंट का रोल शुरू होता है। यानी डिटर्मिनेंट कोई अलग थलग सिंबल नहीं, इक्वेशंस की सॉल्वेबिलिटी से जुड़ा हुआ टूल है। प्रिसाइसली, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए से एक नंबर एसोसिएट किया जाता है जिसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ए या डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। वर्टिकल बार्स में लिखा ए डिटर्मिनेंट को शो करता है। एग्जाम पॉइंट, इन बार्स को मॉड्यूलस मत पढ़ना। यहाँ यह डिटर्मिनेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, जब तक कॉन्टेक्स्ट एरिया जैसे एप्लीकेशन का ना हो। तो मेरा अर्लियर क्वेश्चन, क्या हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है? नहीं। सोर्स में साफ है कि केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी रोज और कॉलम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इस चैप्टर के सेंस में डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं किया जाता। तुम नोटबुक में लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेसेसरी। यह छोटी लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकती है। चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स को ऑर्डर 3 तक स्टडी किया गया है और एंट्रीज रियल हैं। ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स में रोज या कॉलम्स की कॉमन संख्या। इसीलिए 1 by 1 मैट्रिक्स ऑर्डर 1, 2 by 2 मैट्रिक्स ऑर्डर 2 और 3 by 3 मैट्रिक्स ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ ही समझो। यह साइज और कैलकुलेशन मेथड दोनों इंडिकेट करता है। अब एक्टिव रिकॉल। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि 2 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें नंबर्स तो है, तुम क्या कहोगे? बिल्कुल कामली। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। मैट्रिक्स में नंबर्स होना सफिशिएंट नहीं, शेप भी इंपॉर्टेंट है। यही वह जगह है जहां डेफिनेशन को सिर्फ याद नहीं, अप्लाई करना है। अब ऑर्डर 1, यदि ए 1 by 1 मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल एंट्री ए है, तो उसका डिटर्मिनेंट सिंपली ए होता है। इसमें कोई प्रोडक्ट या सब्ट्रैक्शन नहीं। आंसर लिखते समय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स ए लिखना पर्याप्त है। ये सबसे बेसिक केस है, लेकिन स्केलिंग प्रॉपर्टी समझने के लिए यूजफुल फाउंडेशन भी है। ऑर्डर 2 पर फेमिलियर फॉर्मूला आता है। मैट्रिक्स में एंट्रीज A11, A12, A21, A22 हों तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। इसे स्टूडेंट्स अक्सर गलत डायगोनल पेयरिंग से करते हैं। एक सेकेंड पॉज करके सोचो, फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट कौन सा है? A11 इंटू A22। फॉर्मूला को वर्ड्स में बोले तो मेन डायगोनल प्रोडक्ट माइनस दी अदर डायगोनल प्रोडक्ट। एग्जांपल में मैट्रिक्स 2 4 -1 2 है। डिटर्मिनेंट इक्वल्स 2 इंटू 2 -4 इंटू -1 यानी 4 + 4 और आंसर 8। नेगेटिव एंट्री के साथ सब्ट्रैक्शन केयरफुली लिखना जरूरी है। -4 इंटू -1 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है। यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या है? कुछ स्टूडेंट्स 4 इंटू -1 को -4 लिखकर
फिर बाहर का माइनस भूल जाते हैं या सीधे 4 माइनस -1 कर देते हैं। डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है, एंट्रीज का डिफरेंस नहीं। पहले दोनों प्रोडक्ट्स अलग कैलकुलेट करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। यह 2 स्टेप हैबिट कैलकुलेशन एरर कम करती है। एक अलजेब्रिक एग्जाम्पल भी यूजफुल है। मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 -1 और सेकंड रो x + 1। x - 1 का डिटर्मिनेंट है 1 इंटू x - 1 -1 इंटू x + 1। सिंप्लीफाई करने पर x - 1 प्लस x + 1 नहीं, बल्कि सोर्स का अरेंज्ड एक्सप्रेशन x² - x² + 1 मिलता है और रिजल्ट 1। ब्रैकेट्स की जगह साइंस को लाइन बाय लाइन संभालो। गौरव, मैं स्टूडेंट बनकर पूछती हूँ, अगर डिटर्मिनेंट 1 आया तो क्या इसका मतलब मैट्रिक्स में हर एंट्री 1 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटर्मिनेंट एक डिराइव्ड नंबर है। अलग अलग मैट्रिसेस का सेम डिटर्मिनेंट हो सकता है, इसलिए डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स समझ लेना गलत है। मैट्रिक्स एंट्रीज पूरी इंफॉर्मेशन है, डिटर्मिनेंट उनसे निकला हुआ सिंगल नंबर है। एक्सीलेंट डिस्टिंक्शन। अब क्विक चेक। मैट्रिक्स 2/2 में अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो चैप्टर इंट्रोडक्शन के अनुसार एसोसिएट 2 वेरिएबल लीनियर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होने पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे एप्लीकेशंस में जीरो केस को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पॉसिबिलिटीज के साथ केयरफुली डिस्कस करेंगे। अभी बस यूनिक सॉल्यूशन और नॉन जीरो का कनेक्शन रखो। अब हम ऑर्डर 3 में एंटर कर रहे हैं। 3/3 डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली याद करने के बजाय सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक किया जाता है। इसे एक्सपेंशन अलोंग अ रो और अ कॉलम कहते हैं। 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए 6 पॉसिबल एक्सपेंशन पाथ्स हैं और सभी से सेम वैल्यू मिलती है। सुनने में बड़ा लग रहा है, पर मेथड एक ही है। फर्स्ट रो एक्सपेंशन को स्ट्रक्चर की तरह देखो। फर्स्ट एलिमेंट A11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करते हैं। सेकंड एलिमेंट A12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करते हैं। थर्ड एलिमेंट A13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं। बचा हुआ 2/2 डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर टाइप पार्ट बनता है। अब साइंस पर ध्यान। पोजीशन 1 1 पर प्लस, 1 2 पर माइनस और 1 3 पर प्लस, यानी फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस। जनरल साइन फैक्टर -1 raised to i+j से आता है। अगर i+j इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। साइन पैटर्न को हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पर लॉजिक समझना चाहिए। फर्स्ट रो एक्सपेंशन का फाइनल फॉर्म है A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31। इस फॉर्मूला को ब्लाइंडली मेमोराइज करने से बेहतर है एलिमेंट, साइन और डिलीटेड रो कॉलम प्रोसेस समझना। एक सेकेंड पॉज करके प्रेडिक्ट करो। अगर फर्स्ट रो के मिडिल एलिमेंट A12 का साइन क्या होगा? माइनस। और अगर हम सेकेंड रो से एक्सपैंड करें तो उसके साइंस प्लस नहीं होंगे। सेकेंड रो में पैटर्न माइनस प्लस माइनस दिखाई देता है, इसलिए रो बदलते ही साइंस को पोजीशन i+j से चेक करो। केवल प्लस माइनस प्लस कॉपी मत करो। सेकंड रो एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन है -A21 इंटू A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A22 इंटू A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A23 इंटू A11 A32 माइनस A31 A12। यह लेंथी दिखता है, लेकिन हर टर्म वही है, एलिमेंट टाइम्स साइन टाइम्स रिमेनिंग 2/2 डिटर्मिनेंट। एक इम्पॉर्टेंट रीअश्योरेंस, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंशन करने पर डिटर्मिनेंट की सेम वैल्यू आती है। स्टूडेंट कभी कभी सोचता है कि फर्स्ट रो ही कंपलसरी है। ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए रो या कॉलम चुन सकते हो। ये चॉइस आंसर की करेक्टनेस नहीं बदलती, केवल मेहनत बदलती है। अब सोर्स का स्ट्रॉन्ग एग्जाम स्ट्रेटेजी पॉइंट, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों उसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करो। जीरो टर्म्स तुरंत वैनिश हो जाती हैं। एग्जाम्पल में थर्ड कॉलम में 2 जीरोज थे, इसलिए थर्ड कॉलम चुना गया और सिर्फ एक नॉन जीरो टर्म कैलकुलेट करना पड़ा। यह मेथड टाइम बचाता है और साइन एरर्स भी कम कर सकता है। मैं चैलेंज देती हूँ,
अगर किसी 3/3 डिटर्मिनेंट की सेकेंड रो में 2 जीरोस है और फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं, तो तुम कौन सी रो चुनोगे? सेकेंड रो। लेकिन एक बात, नॉन जीरो एलिमेंट की पोजीशन का साइन फिर भी देखना होगा। जीरो देखकर पूरा साइन पैटर्न इग्नोर मत करना। जीरो टर्म तो हटेगी, सर्वाइव टर्म का साइन नहीं। अब एक्सपांशन को माइनस और कोफैक्टर से कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले स्केलिंग का यूजफुल ऑब्जर्वेशन। अगर a इक्वल्स के टाइम्स b और दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर n के हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स के रेज टू n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b। ऑर्डर 2 में फैक्टर के स्क्वायर होगा, ऑर्डर 3 में के क्यूब। हर एंट्री पर स्केलर मल्टीप्लाई होने का इफेक्ट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स की कॉमन गलती है कि a इक्वल्स के बी देखकर डिटर्मिनेंट भी सिर्फ k टाइम्स मान लेते हैं, लेकिन ऑर्डर 2 में k स्क्वायर और ऑर्डर 3 में k क्यूब आता है। सोर्स एग्जाम्पल में a इक्वल्स टू b फॉर ऑर्डर 2, इसलिए डिटर्मिनेंट a इक्वल्स 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट b। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में -8 और -2 इसी रिलेशन को दिखाते हैं। चलो मिनी रिकैप। अब तक हमने जाना डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर है, ऑर्डर 1 में सिंगल एंट्री, ऑर्डर 2 में डायगोनल प्रोडक्ट्स का डिफरेंस, ऑर्डर 3 में रो या कॉलम एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के लिए जीरोस वाली लाइन चुनना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। स्केलिंग में के रेज टू एन आता है। अब इसी कैलकुलेशन को ज्योमेट्री से कनेक्ट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट का सुंदर ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल का एरिया। वर्टिसेस हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हुज रोज आर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। लास्ट कॉलम में वंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडेड फॉर्म में यही एरिया है, 1/2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन रिजल्ट ओरिएंटेशन के कारण पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जियोमेट्रिक एरिया नहीं। अब एक सटल पॉइंट, अगर क्वेश्चन में एरिया ऑलरेडी दिया हो तो डिटर्मिनेंट को प्लस एरिया या माइनस एरिया दोनों के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम एरिया देगी। लेकिन अगर एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, फाइनल आंसर पॉजिटिव लिखना है। ये डिस्टिंक्शन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस में यूजफुल है। इस पॉइंट को मिस मैच करना। कोलिनियर पॉइंट्स का कनेक्शन भी याद रखो। 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर हों तो ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0। इसलिए कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेट्स को डिटर्मिनेंट में रखकर शो इक्वल टू 0 कर सकते हो। ये जियोमेट्री और अलजीब्रा का डायरेक्ट ब्रिज है। एक्टिव रिकॉल, अगर 3 पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया, क्या तुम कहोगे कि एरिया नेगेटिव है? नहीं, नेगेटिव डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन का साइन ओरिएंटेशन बताता है। एक्चुअल एरिया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर 1/2 फैक्टर के साथ लिया जाता है। और अगर क्वेश्चन कहे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो टारगेट डिटर्मिनेंट 0 एस्टैब्लिश करना होगा। सोर्स एग्जांपल में वर्टिसेस 3,8, -4,2 और 5,1 है। इन्हें डिटर्मिनेंट रोज में अरेंज करके एक्सपेंशन किया जाता है और फाइनल एरिया 28 स्क्वायर यूनिट्स मिलता है। यहाँ इंपॉर्टेंट लर्निंग आंसर से ज्यादा सेटअप है। कोऑर्डिनेट्स की ऑर्डर कंसिस्टेंट रखो, लास्ट कॉलम में 1 रखो, 1/2 मत भूलो और एब्सोल्यूट वैल्यू लगाओ। लाइन इक्वेशन भी डिटर्मिनेंट से आती है। अगर ए और बी से गुजरने वाली लाइन पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट पी एक्स कमा वाई ले, तो ए, बी और पी कोलिनियर होंगे, इसलिए उनके ट्रायंगल का एरिया 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखकर सिंप्लीफाई करने पर लाइन इक्वेशन मिलती है। सोर्स में पॉइंट्स 1,3 और 0,0 से y इक्वल्स 3x प्राप्त होता है। और उसी एग्जाम्पल में पॉइंट डी के कॉमा 0 के साथ ट्राइंगल एबीडी का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। डिटर्मिनेंट को +3 और -3 दोनों पॉसिबिलिटीज के बराबर रखा गया, जिससे कि इक्वल्स प्लस और -2 मिलता है। यह फिर वही रूल है, गिवन एरिया के साथ साइन डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है। एक यूजफुल क्वेश्चन, लाइन इक्वेशन वाले डिटर्मिनेंट में एरिया 0 क्यों?
क्योंकि लाइन पर मौजूद 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता ही नहीं, वे कोलिनियर हैं, इसलिए एरिया 0। अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला मैकेनिकली लिखोगे तो रीजनिंग छूट जाएगी। एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए यह एक क्लीन सेंटेंस है। पॉइंट्स ऑन द रिक्वायर्ड लाइन आर कोलिनियर, हेंस द डिटर्मिनेंट बेस्ड एरिया इज 0। अब हम माइनर्स पर आते हैं। किसी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट ए आई जे हो तो उसका माइनर एम आई जे उस एलिमेंट की ith रो और jth कॉलम डिलीट करने के बाद बचा डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट में माइनर जनरली ऑर्डर n-1 का डिटर्मिनेंट होगा, यानी 3/3 से माइनर निकालोगे तो 2/2 डिटर्मिनेंट बचेगा। सोर्स एग्जाम्पल में एलिमेंट 6 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, इसलिए उसका माइनर M23 निकालने के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं। बचता है फर्स्ट रो की फर्स्ट 2 एंट्रीज और थर्ड रो की फर्स्ट 2 एंट्रीज। 2/2 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके वैल्यू -6 आती है। एलिमेंट को डिलीट नहीं, उसकी रो और कॉलम डिलीट करनी है। अब कोफैक्टर ए आई जे इक्वल्स -1 प्लस जे इंटू एम आई जे, इसलिए कोफैक्टर में माइनर के साथ साइन फैक्टर जुड़ता है। पोजीशन 1 1 का साइन प्लस 1 2 का माइनस 2 1 का माइनस 2 2 का प्लस। इसे चेकरबोर्ड पैटर्न की तरह सोच सकते हो, लेकिन फॉर्मूला का रीजन आई प्लस जे पैरिटी है। माइनर और कोफैक्टर को मिक्स मत करना। माइनर केवल डिलीशन से मिलने वाला डिटर्मिनेंट है, कोफैक्टर वही माइनर अप्रोप्रिएट साइन के साथ। एग्जाम्पल में 2/2 डिटर्मिनेंट विद एंट्रीज 1 -2 4 3 के लिए M113 है और A11 भी 3, लेकिन M12 4 है, जबकि A12 -4, क्योंकि पोजीशन 1 2 का साइन नेगेटिव है। कोफैक्टर्स एक्सपांशन को कॉम्पैक्ट बनाते हैं। किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिटर्मिनेंट मिल जाता है। फर्स्ट रो के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल्स A11 प्लस A12 प्लस A13 यही रूल किसी भी रो या कॉलम पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग रिजल्ट भी है। किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करो तो रिजल्ट 0 आता है। सोर्स में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का सम 0 दिखाया गया है। स्टूडेंट्स इसे डिटर्मिनेंट एक्सपांशन समझ लेते हैं, पर ध्यान रखो, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हो तो डिटर्मिनेंट, डिफरेंट रो कोफैक्टर्स हो तो 0। अब एडजी को नेचुरली यूज करने का एक छोटा तरीका। अगर तुम्हें M23 और A23 में बार बार साइन कंफ्यूजन हो रहा है तो एडजी के AI ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप डिलीशन और साइन वेरीफाई कर सकते हो। फिर उसी एग्जाम्पल को नोटबुक में बिना देखे दोबारा सॉल्व करो। टूल आंसर देने के लिए नहीं, रीजनिंग मजबूत करने के लिए यूज करो। हाँ, और खुद को तुरंत आंसर मत बताना। पहले रो कॉलम आइडेंटिफाई करो, फिर माइनर, फिर I प्लस जे की पैरिटी। अगर तीनों स्टेप्स बोलकर करोगे तो प्रोसेस स्टेबल होगा। डिटर्मिनेंट्स में स्पीड बाद में आती है, पहले साइन डिसिप्लिन आता है। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स हमें एडजॉइंट तक ले जाएगी। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, यानी पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, फिर रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करो, रिजल्ट को एड ए लिखते हैं। एग्जाम पॉइंट, एडजॉइंट सिंपली कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं है, ट्रांसपोज स्टेप मैंडेटरी है। यही डिस्टिंक्शन 3/3 कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 2 के लिए शॉर्टकट भी सोर्स में दिया है। मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज करो। लेकिन शॉर्टकट को तभी यूज करना जब मैट्रिक्स एग्जैक्टली 2/2 हो। 3/3 में कोफैक्टर्स की पूरी मैट्रिक्स और फिर ट्रांसपोज करना होगा। शॉर्टकट को जनरल रूल समझ लेना कॉमन मिस्टेक है। सेंट्रल थ्योरम है A इंटू एच जे इक्वल्स एच जी इंटू ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह थ्योरम बताता है कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म बनाते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो दोनों साइड्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स का फॉर्मूला मिलता है, ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एच जे। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, मैट्रिक्स सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर।
और इनवर्स एग्जिस्ट एग्जैक्टली व्हेन स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इनवर्स निकालने से पहले पहला चेक क्या होगा? डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 निकला, एडजॉइंट फॉर्मूला से इनवर्स क्लेम नहीं कर सकते। एक यूजफुल प्रॉपर्टी, सेम ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए और बी का प्रोडक्ट ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यह मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट के एंट्रीज कैलकुलेट किए बिना डिटर्मिनेंट रिलेशन समझने में यूज किया जा सकता है जब मैट्रिसेस स्क्वायर और सेम ऑर्डर की हों। और इनवर्स की डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी भी याद रखो। अगर ए इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2/2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन पहले इन्वर्टिबिलिटी कंफर्म करो। 0 डिटर्मिनेंट के लिए रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होगा, इसलिए कंडीशन को फॉर्मूला से पहले लिखना एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल आंसर है। 3/3 मैट्रिक्स के लिए सोर्स एक और रिलेशन देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एट जे इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। ऑर्डर 3 में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बनता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते समय ऑर्डर आइडेंटिफाई करो। ऑर्डर 2 में एक्सपोनेंट 1 होगा, ऑर्डर 3 में एक्सपोनेंट 2। फॉर्मूला के साथ कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स की है। अब चैप्टर के एप्लीकेशन सेक्शन में चलते हैं। लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना और सॉल्व करना। 3 इक्वेशंस इन x, y, z को कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, वेरिएबल कॉलम x और कांस्टेंट्स कॉलम b के रूप में लिखते हैं। देन सिस्टम बिकम्स Ax इक्वल्स b। अगर A नॉन सिंगुलर है, x इक्वल्स A इनवर्स b से यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मैट्रिक्स मेथड का लॉजिक स्टेप बाय स्टेप है। स्टार्ट विथ ax इक्वल्स b। दोनों साइड्स पर लेफ्ट से a इनवर्स मल्टीप्लाई करो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a इनवर्स a बिकम्स आइडेंटिटी, इसलिए आइडेंटिटी इंटू x इक्वल्स a इनवर्स इंटू b। रिजल्ट x इक्वल्स a इनवर्स b। यह केवल फॉर्मूला नहीं, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन को आइसोलेट करने का मैट्रिक्स वर्जन है। यहाँ लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होती। ए इनवर्स को सही साइड पर ब्लाइंडली मूव नहीं कर सकते। सोर्स मेथड प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स कहता है। एग्जाम में मैट्रिक्स इक्वेशन की ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नंबर्स की तरह फैक्टर्स इंटरचेंज करने से आंसर बदल सकता है। कंसिस्टेंसी का अर्थ है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं होता। चैप्टर इस सेक्शन में यूनिक सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इफ डिटर्मिनेंट जीरो है तो एडीएसए इंटू बी चेक किया जाता है। नॉन जीरो रिजल्ट नो सॉल्यूशन इंडिकेट करता है। जीरो रिजल्ट में सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है या इनकंसिस्टेंट भी। इस जीरो केस को केयरफुली सुनो, क्योंकि यहाँ ओवरस्टेटमेंट कॉमन है। डिटर्मिनेंट जीरो का मतलब ऑटोमेटिकली इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं। सोर्स के अनुसार अगर डिटर्मिनेंट जीरो और एट जे इंटू बी जीरो है तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसलिए जीरो डिटर्मिनेंट अकेले फाइनल कंक्लूजन नहीं देता। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ही यूनिक सॉल्यूशन का क्लियर सिग्नल है। सोर्स का 2 वेरिएबल एग्जाम्पल है 2x प्लस 5y इक्वल्स 1 और 3x प्लस 2y इक्वल्स 7। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट -11 यानी नॉन जीरो, इसलिए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। इनवर्स मेथड से रिजल्ट x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स -1 मिलता है। आंसर में पहले डिटर्मिनेंट कंडीशन, फिर इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन और फाइनल वैल्यूज लिखना अच्छा फ्रेम है। 3 वेरिएबल एग्जाम्पल में इक्वेशंस आर 3x minus 2y plus 3z equals 8, 2x plus y minus z equals 1 और 4x minus 3y plus 2z equals 4। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट -17 नॉन जीरो, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। मैट्रिक्स मेथड से x equals 1, y equals 2, z equals 3। यहाँ अरिथमेटिक लंबी हो सकती है पर स्ट्रक्चर वही रहता है। वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मेथड में बदलने का तरीका भी सोर्स दिखाता है। 3 नंबर्स x, y, z मानो। कंडीशंस को इक्वेशंस में ट्रांसलेट करो। सम 6 सेकंड प्लस 3 टाइम्स थर्ड 11
और फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल्स डबल सेकंड। तीसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल 0 लिखी जाती है। फिर ax इक्वल्स b बनाकर सॉल्व करो। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ा ट्रैप ट्रांसलेशन है, इनवर्स नहीं। पहले सेंटेंस को इक्वेशन बनाओ, फिर वेरिएबल्स का ऑर्डर हर इक्वेशन में सेम रखो। अगर x कॉलम में x y z है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हर रो उसी क्रम में होनी चाहिए। सोर्स एग्जाम्पल से आंसर 1, 2, 3 आता है, लेकिन मार्क्स सेटअप के भी मिलते हैं। अब एक एग्जाम स्टाइल डिसीजन चेक। किसी क्वेश्चन में 3/3 डिटर्मिनेंट दिया है और थर्ड कॉलम में 2 जीरोस है। बेस्ट फर्स्ट मूव क्या? थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करना। दूसरा, सर्वाइविंग एलिमेंट की पोजीशन देखकर साइन लगाना। तीसरा, रिमेनिंग 2/2 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। आंसर में यह शॉर्ट रीजनिंग लिखोगे तो मेथड विजिबल रहेगा, सिर्फ फाइनल नंबर नहीं। दूसरा, चेक एलिमेंट A23 का माइनर निकालते समय कौन सी रो और कॉलम डिलीट होंगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। कोफैक्टर के लिए फिर -1/2 + 3 यानी नेगेटिव साइन। अगर माइनर ऑलरेडी नेगेटिव आया तो कोफैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है। डबल नेगेटिव को केयरफुली हैंडल करना, यही कैलकुलेशन डिसिप्लिन है। तीसरा, चेक एरिया पर पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने के लिए डिटर्मिनेंट का टारगेट क्या है? 0। एरिया कैलकुलेट करने के लिए फाइनल एक्सप्रेशन में 1/2 और एब्सोल्यूट वैल्यू 2 क्यों? 1/2 ट्रायंगल फॉर्मूला का फैक्टर है और एब्सोल्यूट वैल्यू एरिया को पॉजिटिव रखने के लिए इन दोनों में से कोई एक छोड़ना आंसर को गलत बना सकता है। चौथा, चेक इनवर्स पर अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स कैसी है और इनवर्स का फॉर्मूला क्या? मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और A इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एज A। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पहले कंडीशन फिर फॉर्मूला, इस ऑर्डर को याद रखो। अब माइल्ड डिसएग्रीमेंट स्वाति, क्या हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 मींस इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। 0 डिटर्मिनेंट यूनिक सोल्यूशन को रूल आउट करता है, लेकिन सोर्स के सिमिलर केस में एड जे इंटू बी देखकर नो सोल्यूशन या पॉसिबल कंसिस्टेंसी का डिस्टिंक्शन आता है। इसलिए एग्जाम में ऑटोमेटिक कंक्लूजन मत लिखना, गिवन कंडीशंस इंस्पेक्ट करो। बिल्कुल। और एक और डिस्टिंक्शन, कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, जबकि यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। चैप्टर का मैट्रिक्स इनवर्स मेथड नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाले यूनिक केस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टर्मिनोलॉजी को मिक्स मत करना। अगर क्वेश्चन कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने को कहे तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कंडीशन को अप्रोप्रिएटली स्टेट करना। आंसर राइटिंग टेम्पलेट सुनो। पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करो, फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके जीरो या नॉन जीरो स्टेट करो। नॉन जीरो हो तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट और यूनिक सॉल्यूशन। फिर ए इनवर्स बी लिखकर मल्टीप्लिकेशन दिखाओ। एरिया क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट सेटअप 1/2, एब्सोल्यूट वैल्यू और यूनिट्स। माइनर कोफैक्टर क्वेश्चन में डिलीटेड रो कॉलम और साइन फैक्टर। ये प्रेजेंटेशन लॉजिकल और मार्क्स फ्रेंडली है। अगर रिवीजन करते समय तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज याद हो रहे हो और वाई क्लियर ना हो तो एक्टिव रिकॉल करो। नोटबुक बंद करके बोलो, डिटर्मिनेंट किन मैट्रिसेस के लिए, ऑर्डर टू फॉर्मूला कैसे, एक्सपेंशन में साइन कैसे, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या और इनवर्स की कंडीशन क्या। फिर किसी फ्रेंड को पढ़ाओ। किसी कॉन्सेप्ट को टीच करना गैप्स दिखा देता है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। डिटर्मिनेंट्स का सेंट्रल आइडिया है स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर, जो लीनियर इक्वेशंस की सॉल्वेबिलिटी और मैट्रिक्स इनवर्स से जुड़ता है। ऑर्डर 1 में एंट्री, ऑर्डर 2 में A11 A22 माइनस A12 A21 और ऑर्डर 3 में एक्सपेंशन थ्रू स्मॉलर डिटर्मिनेंट्स। एनी रो और कॉलम वर्क्स, जीरोस वाली लाइन कैलकुलेशन आसान बनाती है। जियोमेट्री रिकैप, ट्राइंगल एरिया 1/2 टाइम्स एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट, कोऑर्डिनेट्स के साथ लास्ट कॉलम ऑफ वंस, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0। गिवन एरिया में डिटर्मिनेंट प्लस और माइनस एरिया हो सकता है। लाइन इक्वेशन के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट के साथ एरिया 0 रखो। बस सेटअप में कोऑर्डिनेट ऑर्डर और 1/2 पर नजर रखो, यही सबसे फ्रीक्वेंट स्लिप्स है। अलजेब्रा रिकैप, माइनर में एलिमेंट की रो और कॉलम डिलीट होती है
Cofactor equals sign factor times minor. Adjoint is transpose of cofactor matrix. Theorem A into Aj equals determinant of A into identity. Determinant 0 means singular. Non-zero means non-singular. Inverse exists if and only if matrix non-singular. और formula 1 over determinant times adjoint है. Applications recap AX equals B. If determinant of A non-zero, X equals A inverse B or unique solution. If determinant 0 or add A into B non-zero, no solution. अगर दोनों 0 हो, सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसलिए आगे इंफॉर्मेशन चाहिए. कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. इनकंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. इन स्टेटमेंट्स को एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखना. अब फाइनल चैलेंज तुम्हारे लिए. नोटबुक में एक 3x3 डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें किसी कॉलम में 2 जीरोज हों. उसे सबसे आसान कॉलम से एक्सपैंड करो. फिर उसी डिटर्मिनेंट को किसी दूसरी रो से एक्सपैंड करके बताओ कि वैल्यू सेम क्यों होनी चाहिए. उसके बाद किसी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालो और अंत में 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए एरिया सेटअप लिखो. कॉमन मिस्टेक याद रखो, डिटर्मिनेंट बार्स को मॉड्यूलस मत समझना, एरिया में एब्सोल्यूट वैल्यू और 1/2 मत भूलना, और जीरो डिटर्मिनेंट को ऑटोमेटिकली इनकंसिस्टेंट मत कहना. आज के कॉन्सेप्ट्स को एडजी में एक्टिव रिकॉल या स्टेप बाय स्टेप डाउट सॉल्विंग के साथ रिवाइज कर सकते हो. मैं गौरव और स्वाति के साथ ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ. आराम से प्रैक्टिस करो, साइंस को रीजन से संभालो और अगली रिवीजन में अपने आंसर्स खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. मिलते हैं फिर